गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल commercepedia.com में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास जो हम लोगों ने सक्सेसफुली डिलीवर किया था, एमसीक्यू सेशन था। उस पर काफ़ी हम लोगों ने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया हुआ था और उस पर मुझे काफ़ी अप्रिसिएशन भी मिला उस वीडियो में। लेकिन उसके बाद थोड़ी सी टाइम गैप हो गई। टाइम गैप इसका कारण था कि मेरे सिस्टम में, जिस सिस्टम से मैं आपको पढ़ाता हूँ, उस सिस्टम पे थोड़ी सी परेशानी आ गई थी। थोड़ा सिस्टम अपडेट हुआ था, अपडेट होने के कारण उसमें वॉइस की कॉम्प्लेक्सिटी आ गई थी, तो उसमें थोड़ा सा डिले हो गया। ठीक है। और उसके बाद मैं अपने सारे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स को इसके लिए सो मैनी थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपका इस प्रीवियस जो हमारा सेशन था, एमसीक्यू सेशन, उस पर काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला है। और आपका अप्रिसिएशन, जैसा कि मैं अक्सर कहा करता हूँ, आपका अप्रिसिएशन ही हमारे लिए मोटिवेशन बनता है। थैंक यू सो मच। तो चलिए, बिना कोई वक्त गवाए हम अपना आज का नया सेशन स्टार्ट करते हैं। जो प्रीवियस सेशन से थोड़ा सा मैं रिमाइंड कराना चाहता हूँ, प्रीवियस सेशन में वो सारी बातें जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत हो चुकी थी, तो थोड़ा सा रिमाइंड हो जाएगा कि आपका जो पार्टनरशिप प्रोविज़न था, प्रोविज़न ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न हम लोगों ने सक्सेसफुली प्रीवियस क्लास में डिलीवर कर रखा है, वो सारे प्रोविज़न ऑलमोस्ट आपको, जो मेन इम्पॉर्टेंट जो प्रोविज़न्स होते हैं, वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ऑल द पार्टनर्स अग्री अ माइनर मे बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप, ये हम लोगों ने ऑलरेडी सक्सेसफुली कर रखा था। मैं थोड़ा सा रिमाइंड कर देता हूँ सो दैट कि प्रीवियस कॉन्सेप्ट एक बार रिफ्रेश हो जाए आपके माइंड में। ए पर्सन मे बी एडमिटेड एज ए पार्टनर इधर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स और इन अकॉर्डेंस विथ एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। ये भी सही है कि जब भी कोई नया पार्टनर्स का एडमिशन पार्टनरशिप फर्म में होगा, तो उसमें सारे पार्टनर्स की सहमति लेनी पड़ेगी। सारे पार्टनर सहमत होंगे तभी उसकी एडमिशन हो पाएगा उस पार्टनर में, उस पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में। ए पार्टनर मे बी रिटायर ए पार्टनर may be retired from the firm either with the consent of all the other partners or in accordance with an express agreement among the partners। बिल्कुल, पार्टनरशिप डीड तो इसीलिए बनाया जाता है सो दैट कि फ्यूचर के जितने भी प्रॉब्लम्स, फ्यूचर के जितने भी डिफ़िकल्टीज, जो भी फ्यूचर में कॉन्सिक्वेंसेस फेस होने हैं, उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट ना हो, सो दैट कि अगर कोई पार्टनर जाना चाहता है तो जा सकता है। तो वो सारी चीज़ें, सारे प्रोविज़न, पार्टनरशिप डीड अर्थात जो डॉक्यूमेंट होता है पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट, वो सारे उसमें मेंशन होते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज ऑप्शनल एंड नॉट कंपलसरी, ऑलरेडी हम लोग डिलीवर कर चुके हैं, इसमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। अनलेस अदरवाइज अग्रीड बाय द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप डीड, ए फर्म इज डिजॉल्व ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर। ऑब्वियसली जब तक पार्टनरशिप डीड में ऐसा बताया नहीं गया हो, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं हो कि ए फर्म इज डिजॉल्व ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है। तो जब तक इस तरह के पार्टनरशिप डीड में ये प्रोविज़न ना हो कि किसी भी पार्टनर्स के डेथ होने पे फर्म की डिजॉल्व हो जाएगी, तब तक पार्टनरशिप डीड डिजॉल्व, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस डिजॉल्व नहीं होगी। तो ये सारे प्रोविज़न थे जो हम लोगों ने ऑलरेडी सक्सेसफुली कर रखा था, थोड़ा सा मैंने रिमाइंड कर रखा। अब आज का जो हमारा नया कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। आई होप इससे आप अवेयर होंगे कि व्हाट इज़ एलएलपी। इसको पॉपुलर फॉर्म एलएलपी बोला जाता है। तो जैसा कि हम लोगों ने पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस पढ़ा, तो ये भी एक इसी पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ, हालांकि इसका प्रोविज़न, इसके सारे जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन बिल्कुल अलग हैं, लेकिन कहा जाता है ये भी एक पार्टनरशिप ही कहा जाता है। लेकिन कौन सा पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस? तो वो वाला पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। आई होप आपको रिमेंबर होगा कि पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस की जो लायबिलिटी होती थी पार्टनर्स की, वो अनलिमिटेड होती थी। I hope you must aware of that. But after that, we are talking about the LLP, right? We are talking, या we are brainstorming on the concept LLP, जिसका नाम है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा इस पर ब्रॉड इस पर थोड़ा सा फोकस किया जाए कि व्हाट इज़ LLP। ये कौन सा नया काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस आ गया जी? ठीक है जी, आया है तो देख लेते हैं।
तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इन इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द इनेक्टमेंट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। आई होप आपको याद होगा कि हमारा जो इंडियन पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस था, इंडियन पार्टनरशिप फर्म का जो एक्ट था वो 1932 था। ठीक है जी। इंडियन पार्टनरशिप हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट वो 1932 था। आई होप ये रिमेंबर होगा। लेकिन अभी जो एलएलपी जो हम लोग जिसको डिलीवर कर रहे हैं एलएलपी, ये एलएलपी क्या है? तो एलएलपी भी एक एक्ट है, एक लॉ है जिसका इनेक्टमेंट बाय द पार्टनरशिप एक्ट 2000 एक्ट के कारण हुआ। मतलब ये इसका जो एग्जिस्टेंस हुआ है बाय इनेक्टिंग लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 which lays down the law for formation and regulation of limited liability partnership। ठीक है, मतलब 2008 जो पार्टनरशिप एलएलपी एक्ट पार्टनरशिप एक्ट है, इसका इनेक्टमेंट इसीलिए हुआ सो दैट कि एलएलपी फॉर्म ऑफ बिजनेस के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है इसको फॉर्म किया जाए, इस रूल्स एंड रेगुलेशन को ले डाउन किया जाए सो दैट कि ये बिज़नेस को चलने में सक्सेसफुली कैरी फॉरवर्ड करने में वो सहायता दे सके। ठीक है, तो चलिए ये तो सिंपल सा मीनिंग था। डेफिनेशन की बात करते हैं तो सिंपल सा कुछ नहीं है जी, कुछ बड़ा डेफिनेशन नहीं है, सिंपली लिखा हुआ है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मीन्स ए पार्टनरशिप फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। दैट इज़ ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एलएलपी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मतलब ये कहना चाहता है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म वो एलएलपी वो फॉर्म ऑफ बिजनेस है जिसका इनेक्टमेंट इस एक्ट 2000 एलएलपी एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग हुआ हो। राइट, आ जाइए अब होल कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ होल प्रोविज़न, व्हाट इज़ होल प्रोविज़न, व्हाट इज़ अ होल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न रिगार्डिंग एलएलपी। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने एलएलपी के बारे में थोड़ा सा ये समझा कि एलएलपी का इनेक्टमेंट कैसे हुआ, तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग हुआ और इसी के कारण एलएलपी जो हो गया एग्जिस्टेंस में आया। कब हुआ? 31 मार्च 2009। राइट, सो एलएलपी इज अ डिफरेंट from a partnership as it operates like a partnership। जैसा कि आपको दिख रहा है नाम से, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट दिख रहा है नाम से, कि ये जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है वो लगता तो पार्टनरशिप की तरह है पर ये एक्चुअली में उससे थोड़ा डिफरेंट है। थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गया। जहाँ तक हमें याद है कि पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस के पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे नाम से ही सजेस्ट होता है एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, वो पार्टनरशिप जिसके पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती हो और जिसका इनेक्टमेंट बाय द एक्ट ऑफ 2008 के द्वारा हुआ हो, एलएलपी पार्टनरशिप एक्ट 2008। हाँ जी, but in LLP each partner is protected from a personal liability। जैसा कि अभी बताया कि सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी LLP में क्या होती है, बिल्कुल लिमिटेड है, जबकि पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में जो सिंपल पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस था जिसका इनेक्टमेंट बाय द पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा हुआ था, उसमें जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती थी वो अनलिमिटेड हुआ करती थी, अनलिमिटेड। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है कि यहाँ के जो पार्टनर्स की लायबिलिटी है वो बिल्कुल लिमिटेड है, एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन द एलएलपी। मतलब
जहाँ तक उसने उस एलएलपी को फॉर्म करने में जो अपना कंट्रीब्यूशन एज ए कैपिटल कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करा होगा, वहाँ तक का उसकी लायबिलिटी। मतलब मे बी अगर आपने लिमिटेड का मतलब ये हो गया, सिंपली कहें तो इस डेफिनेशन को ये बताना चाह रहा है कि लिमिटेड अंडर द एलएलपी फॉर्म ऑफ बिजनेस, पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, एक्सेप्ट कहाँ तक लिमिटेड होगी, अप टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन द एलएलपी। मतलब जहाँ तक आपने कैपिटल कंट्रीब्यूशन करा होगा, उसी कैपिटल कंट्रीब्यूशन तक आपका लायबिलिटी लिमिटेड होगा। जैसे कि आपने सपोज कीजिए, आपने एज ए कैपिटल आप 5 लाख का कंट्रीब्यूशन करते हो। कितने का? 5 लाख का। तो अंडर एलएलपी पार्टनर्स की जो लायबिलिटी हो गई, पार्टनर्स की लायबिलिटी जो हो गई अप टू 5 लाख, 5 लाख से ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो चलिए इसके आगे जो हमारा जितने भी प्रोविजंस है सबको वन बाय वन करके देखते हैं कि व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिगार्डिंग एलएलपी। ठीक है, तो एलएलपी इज ए सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स लाइक एनी अदर पार्टनरशिप फर्म। भाई इनकम टैक्स तो एक सिंपल एक अलग प्रोविज़न ही हो गया। भाई आप जब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल इंडियन टेरिटरी या इंडियन सॉइल को यूज़ करोगे, आप रहोगे इंडिया के सॉइल पे, आपको प्रोटेक्शन बाय द लॉ इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी क्या, या फिर कोई लोकल गवर्नमेंट जिस स्टेट में आप रहते हो, तो इतनी सारी सुविधा के लिए आपको देना पड़ेगा, उसके लिए आपके इनकम का टैक्स देना पड़ेगा। हाँ जी, अब ये सर इनकम टैक्स पढ़ाओगे क्या? नहीं जी, मैं बिल्कुल नहीं यहाँ पे इनकम टैक्स पढ़ाऊँगा। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनकम टैक्स बताता है कि अप टू ए सर्टेन लिमिट तक आपका इनकम अगर है तो वो एग्जेम्प्टेड है। अगर उस सर्टेन लिमिट को जैसे ही उस मैक्सिमम सीलिंग को आप क्रॉस करते हो, यू विल बी लायबल टू पे द इनकम टैक्स एज पर लॉ गिवन बाय इनकम टैक्स लॉ। ठीक है जी, तो ऑब्वियसली हमारा फॉर्म ऑफ बिजनेस है, फॉर्म ऑफ बिजनेस में इनकम होगा, तो उस लिमिट को अगर क्रॉस करेंगे जो हमारा सीलिंग है, मैक्सिमम सीलिंग, उसके बाद आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा। ठीक है जी, तो एलएलपी इज ऑल्सो ए सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स लाइक एनी अदर पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। ठीक है जी, सेकेंड प्रोविज़न क्या कहता है? हमारा सेकेंड प्रोविज़न कहता है कैपिटल इज नॉट लायबल, partner is not liable for independent or unauthorized action of other partners. Unauthorized action of other partner, ये क्या कह रहा चाहिए कि a partner is not liable for independent or unauthorized action of the other partners। मतलब अगर जैसे वहाँ पे क्या होता था, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में, जो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस इनेक्टेड बाय पार्टनरशिप एक्ट 1932, वहाँ पे प्रोविज़न क्या होता था कि सभी पार्टनर्स का एक्ट अगर अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन हुआ है तो सभी पार्टनर्स उस एक्ट के लिए लायबल हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि किसी भी प्रकार का अनऑथराइज्ड एक्शन ऑफ अदर पार्टनर अगर होता है तो उसके लिए दूसरे पार्टनर उसके लिए लायबल नहीं होते। ठीक है, 10 allowing individual partners to be shielded from joint liability created by the another partner wrongful business decisions or misconduct। सिंपल है ये, सिंपली ये यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि भाई अगर कोई पार्टनर अपने ऑथराइज्ड एक्शन के बियॉन्ड अगर कोई एक्शन एग्जीक्यूट करते हैं तो अदर पार्टनर विल नॉट लायबल, मतलब उसको एक प्रोटेक्शन शील्ड मतलब सुरक्षा कवर उसको मिल जाता है कि आप उसके लिए जॉइंटली लायबल नहीं होंगे। अगर किसी
किसी अदर पार्टनर के द्वारा रॉन्गफुल बिजनेस डिसीजन या मिसकंडक्ट किया गया हो तो उसके लिए अदर पार्टनर उस ज्वाइंट लायबिलिटी में पार्टनर्स नहीं बनेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा LLP इज ए बॉडी कॉरपोरेट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा LLP इज ए बॉडी कॉरपोरेट। LLP इज ए बॉडी कॉरपोरेट एंड लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको इसको इस चीज़ को काफ़ी मतलब बहुत ही इम्फेसाइजेबल कॉन्सेप्ट है, सो दैट कि आपको ये लॉन्ग टर्म तक आपके मेमोरी में रहना चाहिए कि LLP जो है एक बॉडी कॉरपोरेट है एंड लीगल एंटिटी है जो सेपरेट होता है अपने पार्टनर से। सेपरेट लीगल एंटिटी, जो मैंने बताया था, एक कॉन्सेप्ट बताया था कि सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब ये मैंने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में मैंने समझा रखा है सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है। और आई होप किसी को भी प्रॉब्लम हो अगर सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट को समझने में, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, सो दैट कि आपका कॉन्सेप्ट उसके रिगार्डिंग अच्छा हो जाए, बिल्ड हो जाए, राइट। तो LLP इज ए बॉडी कॉर्पोरेट। यहाँ पे क्वेश्चन आ गया था, पहला क्वेश्चन था हमारा बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है सर जी। तो बॉडी कॉर्पोरेट वो बिजनेस अफेयर्स होते हैं जिनका इनेक्टमेंट रजिस्ट्रेशन के थ्रू, जिसका जन्म एग्जिस्टेंस किसी एक्ट के द्वारा हुआ, मतलब उसका एक्ट के द्वारा हुआ तो ओबियसली उसका रजिस्ट्रेशन होगा, राइट है। तो वो बॉडी कॉर्पोरेट कहलाता है। जैसे आप कहते हो कंपनी भी क्या होता है, एक बॉडी कॉर्पोरेट होता है। क्यों? क्योंकि कंपनी का जो एग्जिस्टेंस होता है बाय द कंपनीज एक्ट 2013 होता है और उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है। दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। तो यहाँ पे LLP भी एक बॉडी कॉर्पोरेट हो गया। मैं जब जॉइंट स्टॉक कंपनी का कॉन्सेप्ट डिलीवर करूँगा तो वहाँ पे सारी चीज़ें और भी बेहतर तरीके से आपको डिलीवर कर दी जाएगी। ठीक है। सेकेंड कॉन्सेप्ट है हमारा यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर। मतलब पार्टनर्स जो होते हैं, पार्टनर्स अलग होते हैं और जो LLP फॉर्म ऑफ बिजनेस है वो अलग होता है। मतलब भले ही उस बिजनेस को पार्टनर्स ने कंस्टिट्यूट करा हो, लेकिन फिर भी ये कॉन्सेप्ट कि सेपरेट लीगल एंटिटी और पार्टनर्स दोनों अलग अलग होते हैं, इसी कॉन्सेप्ट का नाम है सेपरेट लीगल एंटिटी। और सेपरेट लीगल एंटिटी के बारे में मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स में फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट होते हैं, मैंने ऑलरेडी डिलीवर कर रखा है। इसीलिए तो मैंने डिलीवर कर रखा था, सो दैट कि आपके फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप उस वीडियो को देख लें, सो दैट आपका प्रॉब्लम ना हो। उस नेक्स्ट फीचर है इट हैज़ परपीचुअल सक्सेशन। इट हैज़ परपीचुअल सक्सेशन लाइक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अब ये नया टर्म है जी, पहले ये तो समझ लीजिए कि व्हाट इज़ परपीचुअल सक्सेशन। ठीक है, परपीचुअल सक्सेशन एक्चुअली में होता क्या है। तो ये परपीचुअल सक्सेशन का सिंपली मीनिंग होता है कि आप परपीचुअल हो, मरणशील नहीं हो, आप कैरी ऑन होते जा रहे हो, बिजनेस कैरी ऑन होता रहा है। किसी भी पार्टनर्स के आने जाने से बिजनेस में फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे 5 पार्टनर थे, 2 पार्टनर चले गए, तब भी तो मिनिमम 2 पार्टनर से बिजनेस चलेगा। हालांकि हम बताएंगे, अभी मिनिमम और मैक्सिमम पार्टनर्स इन अंडर LLP के रिगार्डिंग तो मैंने अभी कुछ नहीं बताया है, लेकिन हाँ उसके रिगार्डिंग आगे जो भी होगा मैं बताऊंगा। तो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि परपीचुअल सक्सेशन मतलब किसी भी पार्टनर के आने जाने से उस बिज़नेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हालांकि प्रोवाइडेड दैट यू मस्ट अवेयर अबाउट दैट कि मिनिमम जो क्राइटेरिया होता है उससे तो फ़र्क पड़ेगा जी, बिल्कुल। अगर 2 पार्टनर हैं, 2 पार्टनर को छोड़ दिए, एक पार्टनर अपने इच्छा से बाय गिविंग अ प्रॉपर नोटिस वो बिज़नेस को छोड़ के जाना चाहता है तो वो जा सकता है, उसकी मर्जी है, क्योंकि ऑलरेडी उस डीड में मेंशन होगा, तो वो जा सकता है। लेकिन क्या वो बिज़नेस कैरी ऑन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो वो बिज़नेस क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। तो वो मिनिमम क्राइटेरिया को छोड़ करके, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि
LLP is also a kind having properties like perpetual succession, right? मतलब LLP also having a kind of property like perpetual succession, and that means आप कैरी ऑन होते जा रहे हो, बिजनेस चलता रहेगा, पार्टनर्स के आने जाने से उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी, यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, लाइक अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, मतलब इसको जॉइंट स्टॉक कंपनी भी बोलते हैं। अब कंपनी में जो जो कंपनी होती है, मैं प्राइवेट कंपनी में, हालांकि प्राइवेट कंपनी में काफ़ी मेंबर्स होते हैं, मैं उस पर अभी उस प्रोविज़न को मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन सिंपली मैं यहाँ पे ये समझाता हूँ कि कंपनी में नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स होते हैं, नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स। तो क्या किसी एक शेयर होल्डर के जाने आने से कंपनी बंद हो जाती है? नहीं, इसीलिए कंपनी भी कहलाती है एक परपेचुअल सक्सेशन। इसलिए कंपनी को भी, जब मैं कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस पढ़ाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसलिए कंपनी भी कहा जाता है, कंपनी इज ऑल्सो हैविंग अ प्रॉपर्टीज लाइक परपेचुअल सक्सेशन। मतलब पार्टनर्स के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं, सॉरी, मेंबर्स, कंपनी के जो मेंबर्स अर्थात शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके आने जाने से कंपनी पे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है, वो कैरी ऑन होता रहता है। अगर दो शेयर होल्डर चले गए तो कोई दूसरा आ जाएगा, कोई तीसरा आ जाएगा, तो कंपनी पे उसको उसके परपेचुअल सक्सेशन प्रॉपर्टीज़ पे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो यहाँ पे क्रक्स हो गया, फाइनली यहाँ पे क्रक्स ये हो गया कि LLP हैज़ परपेचुअल सक्सेशन, राइट? और परपेचुअल सक्सेशन के रिगार्डिंग जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको डिलीवर कर रखा है। नेक्स्ट फीचर है, हमारा नेक्स्ट फीचर है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज नॉट एप्लीकेबल टू LLP। भाई सिंपल है, इसमें कौन सा कन्फ्यूज़न है? भाई हमारा LLP का एग्जिस्टेंस हुआ है LLP एक्ट 2008 के द्वारा, तो यहाँ पे 1932 का एप्लीकेबल तो पॉसिबल है नहीं जी। ये तो बिल्कुल ही सोचने वाली भी बात नहीं है कि क्या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 LLP पे एप्लीकेबल होगा, तो बिल्कुल नहीं जी। क्यों? क्योंकि इनका एक्ट जो है वो बिल्कुल अलग है, वो हमारा कहलाता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। आई होप you must remember that. And also the limit on number of partner in LLP is not applicable unlike ordinary partnership firm। मतलब जो लिमिट होता है, लिमिट ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स, वो भी जो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में जो लिमिटेशन होता था, वो लिमिटेशन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। where the maximum number of partners cannot exceeded the number specified under section 464 of Companies Act 2013 which at present is 50। जो मैं यहाँ से ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था, काफ़ी उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑलरेडी हम लोगों ने कर रखा था कि हमारा जो कंपनी एक्ट 464 होता है वो अकॉर्डिंग टू वो बताता है कि आपका जो सिंपल पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस का जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स था वो 50 था, ऑलरेडी बता रखा है। लेकिन ये सारे जो एप्लीकेबल प्रोविज़न होते हैं जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में एप्लीकेबल होते हैं, वो यहाँ पे LLP में एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है जी, तो ये प्रोविज़न भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट प्रोविज़न है LLP Act 2000 Act specifies that at least one of the partners in LLP is a citizen of India and Indian national। ठीक है जी। ऑब्वियसली यहाँ पे एक स्पेशल प्रोविज़न रखा गया कि LLP का जो पार्टनर्स होगा उसमें से एक पार्टनर्स को सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। हाँ जी, सिटीजन ऑफ इंडिया तो आप समझते ही हो। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि सारे पॉइंट्स यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स मैंने डिलीवर कर रखा है वो सारे के सारे MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट ही बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्या होता है जी सेपरेट लीगल एंटिटी, ये सब MCQ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब ध्यान में रखने है कि इसकी लायबिलिटी कहाँ तक लिमिटेड होती है, तो अप टू द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन बाय द पार्टनर्स गिवन बाय द पार्टनर्स, राइट। तो LLP एक्ट 2000 एक्ट सॉरी हाँ जी, लास्ट प्रोविज़न में कह रहा था, द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ROC इज़ द अथॉरिटी
टू रजिस्टर एंड कंट्रोल द LLP। मतलब यहाँ पे जो LLP जो फॉर्म ऑफ बिजनेस को जो कंट्रोलिंग प्रोविज़न होते हैं, जहाँ पे कंट्रोलिंग पावर्स वेस्टेड होता है, वो एपेक्स बॉडी या एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो होता है ROC, दैट इज़ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। और यहाँ पे ही LLP का रजिस्ट्रेशन होता है, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद इनेक्टमेंट होता है, राइट जी। तो कहने का मतलब होता है कि हमारा जो यहाँ पे LLP हो गया, उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है कहाँ पे होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में होता है, और यहीं पे वहाँ पे उसका कंट्रोलिंग प्रोविज़न डिसाइड होता है। हाँ जी। तो आई होप LLP एज ए कंस्टिट्यूटेड इन इंडिया, मतलब LLP जो हमारे इनेक्टमेंट हुआ LLP एक्ट 2008, वो उसके अंदर जो भी प्रोविजंस दे रखा था वो हम लोगों ने सक्सेसफुली इस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग हो चुका है। ठीक है जी। एनी डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट करके मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूँगा। ठीक है। बिकॉज़ मैं ये समझता हूँ, मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ कि मेरे वीडियो को जो देखते हैं उसको मेरी ये लायबिलिटी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी कन्फ्यूज़न आप मेरे व्यूअर्स को हो, वो सारे कन्फ्यूज़न को मैं रिमूव करूँ। ठीक है जी। ओके। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। वो सारे फीचर्स तो जो ऑलमोस्ट ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, उसी से मिलता जुलता होगा। फर्स्ट, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब हम लोगों ने ऑलरेडी अभी मैंने जस्ट डिस्कस करा है। उसके पहले मैंने फर्स्ट लेक्चर में काफ़ी बढ़िया से डिस्कस कर दिया कि व्हाट इज़ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो सिंपली यहाँ पे समझ लें कि LLP जो होता है, LLP हैविंग द सेपरेट लीगल एंटिटी, इसके पास एक सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट होता है। और सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ही होता है कि वो फॉर्म ऑफ बिजनेस अपने नाम का प्रॉपर्टी अक्वायर्ड कर सकता है। ठीक है जी। अपने नाम का बिजनेस ऑफ ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर सकता है, और अपने नाम या अपने नाम से किसी पे क्लेम कर सकता है, या कोई अदर पर्सन LLP पे क्लेम कर सकता है। दैट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी अ सेपरेट लीगल एंटिटी टू एनी काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस। मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी अगर कोई फॉर्म ऑफ बिजनेस होगा तो उसमें ये 3 फीचर्स तो होंगे ही होंगे कि आप अपने नाम की प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हो, अपने नाम के बिजनेस ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, आप किसी पे क्लेम कर सकते हो, या कि कोई और आप पे क्लेम कर सकता है। कैन बी स्यू एंड बी स्यूड, राइट। नेक्स्ट है मिनिमम कैपिटल। मैंने अभी कैपिटल कंट्रीब्यूशन का रिगार्डिंग ऊपर मैंने बताया था कि एक अंडर LLP एक पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है, वो यहाँ पे आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। सो मिनिमम कैपिटल ऑफ LLP इज नॉट स्पेसिफाइड। हाँ जी, मिनिमम कैपिटल इज नॉट स्पेसिफाइड। Thus, partners in the LLP decide how much capital will be contributed by the each partner. सिंपल है, इसमें ज़्यादा सोचने की बात ही नहीं है कि मिनिमम कैपिटल जब स्पेसिफाइड ही नहीं है बाय एक्ट ऑफ LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के द्वारा, जब कोई मिनिमम कैपिटल का कंट्रीब्यूशन स्पेसिफाइड नहीं है, तब वहाँ पे किस तरीके से, जब तक जिस पॉइंट पर सारे पार्टनर्स अग्री हो गए, वही पॉइंट हमारा मिनिमम कैपिटल कंट्रीब्यूशन हो गया, राइट जी। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, कितने मिनिमम होंगे? जैसा कि पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में, सिंपल पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में क्या होता था कि मिनिमम 2% तो चाहिए ही चाहिए जी। तो LLP कैन ऑल्सो बी एस्टेब्लिश विथ एटलीस्ट 2 मेंबर्स। यहाँ पे भी सेम प्रोविज़न है जी कि LLP का भी इनेक्टमेंट के लिए, LLP के फॉर्म ऑफ बिजनेस को एग्जीक्यूशन के लिए सबसे प्री रिक्विजिट्स एलिमेंट अगर कोई होता है तो वो होता है देयर मस्ट बी एट लीस्ट 2 persons या 2 members हु शैल ऑल्सो बी डेजिग्नेटेड पर्सन। और दोनों जो मेंबर्स होंगे वो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, एंड शैल हैव डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। और सबके पास डीन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होने चाहिए। हालांकि ये कॉन्सेप्ट, डीन का जो कॉन्सेप्ट होता है कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में, जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं, जो हालांकि सभी डायरेक्टर्स के रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन
जब आप कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस आगे पढ़ोगे या कंपनी लॉ पढ़ोगे तो डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, क्या डिसक्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है कि किसी भी पार्टनर्स को कैसे डिसक्वालीफाई किया जाएगा, कौन कौन से क्राइटेरिया फुलफिल करने ही होंगे टू बी अ डायरेक्टर इन अ पर्टिकुलर फॉर्म पर्टिकुलर कंपनी, तो वहाँ भी डायरेक्टर्स के लिए डीन रिक्वायर्ड होता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो यहाँ भी ये कहना एलएलपी हमारा जो फॉर्म ऑफ बिजनेस है उसका प्रोविज़न ये बताता है कि जितने भी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं उन सब के पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होने चाहिए। ठीक है जी। देयर इज़ नो लिमिट ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, ऐसा कोई लिमिट नहीं है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के लिए। सो members other than the designated partners are required to have the director identification number। मतलब ये क्या हो गया ये तो गोल गोल घुमा के ये कह दिया, क्रक्स ये है कि जितने भी मेंबर हों जी वो डेजिग्नेटेड पार्टनर हो, और जो अदर देन डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं उनके पास भी डीन होना चाहिए जी। मतलब जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं उनको भी डीन रिक्वायर्ड है, और जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स नहीं हैं उनको भी डीन रिक्वायर्ड है। तो हो गया ना, सभी के लिए अप्लीकेबल हो गया। ठीक है जी, इतना घुमाने की क्या ज़रूरत थी, बेचारे स्टूडेंट लोग को इतना ध्यान में देना पड़ेगा। ठीक है जी, ओके जी। नेक्स्ट है हमारा ऑडियो इज़ नॉट आई एम सो सॉरी, ऑडिट इज़ नॉट मैंडेटरी। ऑडिट इज़ नॉट मैंडेटरी मतलब यहाँ पे ऑडिट जांच पड़ताल बुक्स ऑफ अकाउंट्स की वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन कब तक एक सीलिंग होता है, उस सीलिंग के बाद ऑडिट भी मैंडेटरी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या प्रोविज़न होता है। ये बहुत एमसीक्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है और बहुत ही नॉलेजेबल पॉइंट है। आप आई होप आप इसे ज़रूर इस पे एम्फेसाइज करेंगे। यहाँ पे भी एमसीक्यू रिक्वायर्ड होगा। हालांकि मैंने बोला था कि जितने भी जैसे जैसे ग्रेजुअली क्लास ग्रो होगी मैं सारे पॉइंट्स के रिगार्डिंग में जितने भी एमसीक्यू होते हैं, मैंने ऑलरेडी जो फर्स्ट लेक्चर में मैंने बोला था वो उतना एमसीक्यू मैं आपसे ज़रूर प्रैक्टिस करवाऊंगा। जैसे कि प्रीवियस सेशन जो स्टार्ट हुआ उसमें मैंने 41 क्वेश्चन डिलीवर करा था। नेक्स्ट इसके बाद जब भी कुछ टॉपिक हो जाएगा डिलीवर, उसके बाद मैं फिर नया पार्ट 2 सेशन लाऊंगा एमसीक्यू का, सो दैट कि आपको ज़्यादा प्रैक्टिस मिल सके, क्योंकि एग्ज़ाम भी तो नज़दीक है जी। हाँ जी। सो ऑल कंपनी वेदर प्राइवेट और पब्लिक आर रिक्वायर्ड टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड। बिल्कुल जी, ये कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के बारे में बोला। कौन सा कंपनी, जो जिसे हम कहते हैं ना ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, उस ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में प्राइवेट कंपनी हो पब्लिक कंपनी हो सभी को रिक्वायर्ड होता है कि हाँ जी आपके अकाउंट्स अर्थात बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटिंग होना चाहिए। आपको पब्लिश करने से पहले वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिटिंग हो चुका हो। हालांकि ये सारे प्रोविजंस है, जब कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस या कंपनी लॉ पढ़ेंगे तब वहाँ पे सारा डिटेल्स आ जाएगा, या कंपनी अकाउंट्स जब हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पे काफ़ी डिटेल से आ जाएगा। हाउएवर एन ऑडिट ऑफ एलएलपी बुक्स ऑफ अकाउंट इज़ नॉट मैंडेटरी। मैंने बोला ना कि यहाँ पे बोला गया है कि ऑडिट जो बुक्स ऑफ अकाउंट एलएलपी का होता है वो मैंडेटरी नहीं होता है, एक्सेप्शनल विद द फॉलोइंग सिचुएशन। मतलब जो फॉलोइंग प्रोविजन दे रखे हैं उसको छोड़ करके। कब किया जी, देख लीजिए। इफ़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ एलएलपी एक्सीड 25 लाख, अगर एलएलपी का कंट्रीब्यूशन 25 लाख को एक्सीड कर गया हो, ज़्यादा हो गया हो, तब आपको ऑडिट करवाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कह रखा है ऑडिट इज़ नॉट मैंडेटरी। लेकिन कब तक? जब तक आपका कंट्रीब्यूशन ऑफ एलएलपी 25 लाख से ज़्यादा हो गया हो। अगर आपका एलएलपी का जो कंट्रीब्यूशन है 25 लाख से ज़्यादा हो तो आपको ऑडिट का जो क्राइटेरिया है वो आपको ऑडिटिंग के क्राइटेरिया के अंदर आपको आना पड़ेगा। इफ़ द एनुअल टर्नओवर ऑफ एलएलपी एक्सीड 24 लाख, अगर एनुअल टर्नओवर एलएलपी का 40 लाख से एक्सीड कर गया हो तब भी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिटिंग होगी। हाँ जी, तो यहाँ पे ऑडिटिंग का मैंडेटरी नहीं होना, ठीक है, ऑडिट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर एलएलपी काइंड ऑफ बिजनेस, बट कब?
कब तक? जब तक कि आपका कंट्रीब्यूशन एक्सीड ना कर जाए 25 लाख को, जब तक कि एनुअल टर्नओवर एक्सीड ना कर जाए 40 लाख, तब तक आप ऑडिट, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिटिंग रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन जैसे ही ये 25 लाख और 40 लाख का क्राइटेरिया जैसे ही आप फुलफिल करते हो, आफ्टर दैट यू मस्ट रेडी टू सॉरी, मतलब इसके बाद आपका बुक्स ऑफ अकाउंट की जो ऑडिटिंग होगी वो मैंडेटरी हो जाएगी, मतलब जो भी प्रोविज़न उसके बाद दे रखा होगा। तो सिंपली ऑडिट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर एलएलपी एक्सेप्ट द फॉलोइंग सिचुएशन। ठीक है जी। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ एलएलपी इज सेम एज दैट ऑफ कंपनी। कंपनी तो मैंने अभी पढ़ा नहीं, सॉरी मैंने पढ़ाया नहीं और आप लोगों ने पढ़ा नहीं, तो अभी मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि आप मेरे स्टूडेंट हो, मेरे ही लेक्चर को फॉलो कर रहे हो, तो अभी तक तो मैंने नहीं पढ़ाया। तो जब कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस या कंपनी अकाउंट्स जब मैं लेक्चर डिलीवर करूँगा, उस वक्त मैं सारी प्रोसेस को मैं फुलफ़िल कर दूँगा। जो भी रिक्वायर्ड होते हैं थ्योरी पेपर के लिए, वो सारे मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। तो सिंपली मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ एलएलपी इज़ सेम एज दैट ऑफ कंपनी। जैसा कंपनी में रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन के लिए आरओसी के पास जाना पड़ता है, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में ऊपर भी बताया था। तो ये आरओसी आपको एलएलपी का भी रजिस्ट्रेशन कहाँ से होगा? आरओसी से ही होगा। ठीक है जी, सेम प्रोसेस। बेनिफिट ऑफ एलएलपी, अब ये सारे प्रोविज़न जो बेनिफिट हैं, डिसएडवांटेज है, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, वो सारे प्रोविज़न को वन बाय वन करके हम लोग देखते हैं। इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल एज कंपेयर टू द कंपनी टू ऑर्गेनाइज इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल एज कंपेयर टू कंपनी टू ऑर्गेनाइज इंटरनल स्ट्रक्चर। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस का जो इंटरनल स्ट्रक्चर या पूरा जो स्ट्रक्चर होता है, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस का जो स्ट्रक्चर होता है काफ़ी बड़ा होता है, और ऑब्वियसली एलएलपी उसके अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं है जी। तो जिसका स्ट्रक्चर ही बड़ा हो, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, तो उसका मैनेजमेंट भी कम होता है ना। तो वहाँ थोड़ा सा इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल एज्यूम किया जाता है कि हमारा एलएलपी है इज़ मोर फ्लेक्सिबल एज कंपेयर टू कंपनी टू ऑर्गेनाइज इंटरनल स्ट्रक्चर। देयर इज़ नो मैक्सिमम लिमिट फॉर द नंबर ऑफ पार्टनर्स इन एलएलपी, है ना जी। पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में दे रखा है, वो आपको पता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसका एलएलपी का कंपैरिजन किससे किया जा रहा है? कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस से। हर बार हर पॉइंट में देखिएगा कंपेयर एज कंपेयर टू कंपनी, वट एवर दे रखा हो, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, कंपनी के रिगार्डिंग जो भी दे रखा हो प्रोविज़न, मतलब यहाँ एलएलपी का संबंध कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस से बार बार करने की कोशिश करें। तो इसका क्या मतलब हो गया? सिंपल है कि यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि क्योंकि यहाँ थोड़ा सा सिमिलर तो लगता है ना, कि यहाँ एलएलपी के जो मेंबर्स होते हैं उसकी भी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, और कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के जो शेयर होल्डर होते हैं उसके भी कंट्रीब्यूशन उस शेयर तक ही सीमित होते हैं जितना का उसने शेयर खरीदा हो, राइट। हालांकि जब बातें आएगी कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में तब देखी जाएगी। फिलहाल तो अभी ये देखते हैं कि हमारा अंडर एलएलपी फॉर्म ऑफ बिजनेस में मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनर्स रिक्वायर्ड प्रोविजन नहीं दे रखा है। इन ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अ नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड टू 200 शेयर होल्डर्स एक्सक्लूडिंग पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉई शेयर होल्डर। मतलब ये कंपनी एक्ट का अमेंडमेंट होता रहता है, मे बी इसके बाद प्रोविज़न चेंज हो गया। अभी तक तो मैंने जितना मुझे पता था यही दे रखा है। तो हालांकि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में मैं फिर से कह रहा हूँ कि एलएलपी का संबंध यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा है कंपैरिजन कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस से। तो ये बताया है कि हमारा जो एलएलपी का मैक्सिमम लिमिट तो है ही नहीं, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो शेयर होल्डर होते हैं उसका लिमिटेशन दे रखा है ना। तो ये बेनिफिट बताने की कोशिश कर रहा है, एडवांटेज ओवर कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, जो कि मेरे हिसाब से ये तो नाइंसाफ़ी होगी। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है इन नाउ डेज। अगर आजकल में सबसे बेहतरीन कोई फॉर्म ऑफ बिजनेस है तो वो हम मानते हैं कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। चाहे आप, नो डाउट मैं पब्लिक की बात नहीं कर रहा हूँ, पब्लिक के लिए बहुत सारा क्राइटेरिया फुलफिल करता है, लेकिन प्राइवेट के लिए तो मैं कर ही सकता हूँ, राइट। अब तो OPC 1% कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस भी आ गया, तो ठीक है, जब आएगा तब
उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाएगी। नेक्स्ट है रेजिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड डिपेंड्स ऑन द पार्टनर्स विल अगेंस्ट द नॉर्म्स स्पेसिफाइड इन द कंपनीज एक्ट 2013 एज एप्लीकेबल टू कंपनी। मतलब यहाँ पे जो फिर मैं कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस का यहाँ फिर नॉर्म्स आ गया कि ये बताने का कोशिश कर रहा है कि रेजिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स डिपेंड्स ऑन द पार्टनर्स में एलएलपी के अंदर जो रेजिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड का है वो पार्टनर्स के विल पे ऊपर डिपेंड करता है। एंड आल्सो द नॉर्म्स गिवन या नॉर्म्स प्रिस्क्राइब इन द कंपनीज एक्ट 2013। और यहाँ पे सिंपली इसको आप ये समझ लीजिए कि अंडर एलएलपी आप पब्लिक से फंड रेज नहीं कर सकते, पब्लिक फंड रेज नहीं कर सकते, नॉट अलाउड। आगे का प्रोविज़न मैं आपको क्लियर कर दूंगा, यहीं पे आ जाएगा कि एलएलपी में पब्लिक से फंड रेज नहीं कर सकते, यहाँ पे वहाँ पे ये प्रोविज़न ऑलरेडी प्रोहिबिटेड है। ठीक है जी। So liability of partner is limited to the contribution as against liability of partners being unlimited in the case of normal partnership। ठीक है, यहाँ पे एक एडवांटेज दिखाने का कोशिश किया किससे, नॉर्मल पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस 1932 वाला, कि भाई एलएलपी का जो यहाँ जो है पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है, लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस के जो पार्टनर्स है वहाँ की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। तो ये एक एडवांटेज हो गया। ये दोनों एडवांटेज कंपनी के लिए, ये भी तीसरा एडवांटेज कंपनी से कंपेयर किया। और फोर्थ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस 1932 के रिगार्डिंग यहाँ पे कंपैरिजन किया है। एक मतलब दिखाने का कोशिश किया कि बेनिफिट ओवर एलएलपी, सॉरी बेनिफिट ओवर पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। However, LLP agreement is prepared in the same manner as partnership deed prepared। जैसा पार्टनरशिप डीड प्रिपेयर्ड होता है एज पर 1932 में, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे LLP एग्रीमेंट भी बनता है। हालांकि 1932 तो अप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन कहा जाता है सेम मैनर, ठीक है, सेम प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेनिफिट या फिर जिसको कह ले एडवांटेज ऑफ LLP क्या होगा, किसके संबंध में कौन सा पॉइंट किसके ऊपर एडवांटेज रखता है, क्या एलएलपी कंपनी के ऊपर एडवांटेज रखता है, क्या एलएलपी पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस के ऊपर एडवांटेज रखता है, ये सारे कंपैरिजन दोनों से करके दिखाने का कोशिश किया है कि एलएलपी का क्या बेनिफिट है अगर आप एलएलपी फॉर्म ऑफ बिजनेस को एस्टेब्लिश करते हो तो। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज। ऑब्वियसली एनी एक्ट ऑफ द पार्टनर विदाउट द नॉलेज ऑफ द अदर पार्टनर में बाइंड द एलएलपी। हो सकता है मैं सिंपल एक्ट मिसकंडक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मिसकंडक्ट की बात नहीं हो रही है। एनी एक्ट ऑफ द पार्टनर विदाउट द नॉलेज ऑफ द अदर पार्टनर में बाइंड द एलएलपी। मैं फिर से एम्फेसाइज कर रहा हूँ, मैं मिसकंडक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। उसको छोड़ करके ऐसा कोई भी एक्ट जो अदर पार्टनर्स में भी हो सकता है उसे उस बात का नॉलेज ना हो, तो सो दैट वहाँ पे जो पार्टनर्स का उस पर्टिकुलर पार्टनर का जो एक्ट होगा, एक्शन होगा, वो लायबल होगा एलएलपी पे, एक्सेप्ट मिसकंडक्ट। मैं अगेन एम्फेसाइज कर रहा हूँ, ठीक है। एलएलपी कैनॉट रेज मनी फ्रॉम द पब्लिक। अभी मैंने ऊपर बताया था कि सिंपली एलएलपी पब्लिक से फंड रेज नहीं कर सकती, फंड रेज नॉट अलाउड। ठीक है जी, अलाउड नहीं है। नेक्स्ट है वेंचर कैपिटल फर्म जनरली प्रेफर नॉट टू इन्वेस्ट इन एलएलपी। वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है, अब ये मैं आपको ये हायर स्टडीज़ की बात है, लेकिन फिर भी नाम आ गया तो आपको बताना ही पड़ेगा। वेंचर कैपिटलिस्ट जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस में, ज़्यादातर ये कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस जो कंपनी के पास पोटेंशियल होता है लेकिन सफिशिएंट फंड के कारण उस कंपनी को ग्रो नहीं कर पाते हैं, तो वेंचर कैपिटलिस्ट ऐसे फर्म को या ऐसे कंपनी को क्या करती है, चूज करती है और उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करती है, सो दैट कि वो कंपनी ग्रो कर सके और वो जो वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं वो अपना प्रॉफिट ले सके। ठीक है जी, तो वेंचर कैपिटलिस्ट का यही काम होता है। और यहाँ पे कहने का कोशिश किया कि वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं वो एलएलपी को प्रेफर नहीं करते हैं, एलएलपी फॉर्म ऑफ बिजनेस को प्रेफर नहीं करते हैं।
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज़ प्रेफर्ड ओवर एलएलपी। ये मेरा भी मानना है। आप एलएलपी जब काम करते हो तो प्राइवेट कंपनी पे काम करो, उस पर ज़्यादा बेनिफिट है। बहुत सारे प्रोविजंस है जो आपको बहुत सारे मतलब फ्रूटफुल होंगे आपके लिए। तो ऐसा, हालांकि मैं ये नहीं उसके मैं खिलाफ में नहीं बोल रहा हूँ कि एलएलपी नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। जैसा फॉर्म ऑफ बिजनेस, जैसा आपका स्ट्रक्चर है, जैसा आपका ये सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग ही होती है। लेकिन प्राइवेट जो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है वो उसकी बात ही कुछ और होती है, ठीक है। तो यह सबका अपना अपना फॉर्म ऑफ बिजनेस है, सबका अपना अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। डेफिनेटली ये इस बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते। फिर भी तो ये सारे पॉइंट्स को मैंने आपको कंक्लूड कर दिया है। आज का ये टॉपिक मैंने आपको सारे कंक्लूड कर दिए हैं। आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, कुछ बेसिस डिफरेंसेस है किसके रिगार्डिंग, पार्टनरशिप एंड एलएलपी के रिगार्डिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है जी। एप्लीकेबल कौन सा लॉ होता है पार्टनरशिप में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 90। एलएलपी में कौन सा, 2008, अभी मैंने पढ़ाया, तो इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन क्या होता है, यहाँ पे ये ऑप्शनल होता है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है, लेकिन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होता है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो एलएलपी फॉर्म ऑफ बिजनेस में होता है, रजिस्ट्रेशन आरओसी के पास होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस एग्रीमेंट से क्रिएट होता है, और एलएलपी जो होता है क्रिएटेड बाय लॉ होता है। कौन सा लॉ, किस लॉ की बात कर रहे हैं, तो 2008। मैंने बताया था कि कोई भी बिल, एक्ट और या लॉ कैसे बनता है, ये मैंने प्रीवियस क्लास में दे रखा है। मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन अब इस लेक्चर में प्रोवाइड कर दूंगा, सो दैट कि आपको ये बेसिक अच्छा सा नॉलेज है वो प्रोवाइड हो जाए कि कैसे कोई बिल लॉ बनता है। तो हमारा जो एलएलपी एक्ट भी है वो भी एक लॉ है, और ये कैसे बना वो भी उसी तरीके से बना होगा जो मैंने ऑलरेडी समझा रखा है, ठीक है जी। तो सिंपली यहाँ कहने की कोशिश कर रहा है, डिफरेंसेस जो पॉइंट्स वाले बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन पॉइंट्स जो दे रखा है, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस इज जस्ट क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट एंड एलएलपी क्रिएटेड बाय लॉ। बॉडी कॉर्पोरेट कैनॉट बिकम ए पार्टनर। पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में कोई बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर नहीं हो सकता। बॉडी कॉर्पोरेट जैसे एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट हो गया, अब एलएलपी तो कोई पार्टनर्स नहीं हो सकता इन पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जैसे कंपनी है बॉडी कॉर्पोरेट, वो पार्टनरशिप फर्म में अपना एज ए पार्टनर काम नहीं कर सकते, ये कहने का मतलब है। कैनॉट बिकम ए मेंबर पार्टनर, सॉरी, एंड बॉडी कॉर्पोरेट कैन बिकम इट्स पार्टनर। बॉडी कॉर्पोरेट कैन बिकम इट्स पार्टनर। एलएलपी में है कि कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट इसका पार्टनर बन सकता है एलएलपी का। सेपरेट लीगलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जी। पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस का सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस एंटिटी नहीं होता है, इसके पास अपना सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, जबकि एलएलपी के पास अपना सेपरेट लीगल एंटिटी आइडेंटिटी जिसको आप कहते हो है उसके पास। एलएलपी हैविंग द सेपरेट लीगल एंटिटी, और वो मैंने ऑलरेडी समझा रखा है। परपिचुअल सक्सेशन समझा ही दिया कि परपिचुअल, पार्टनरशिप डू नॉट हैव परपिचुअल सक्सेशन। पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में ये नहीं होता है, लेकिन एलएलपी में परपिचुअल सक्सेशन होता है। पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में मिनिमम टू मैक्सिमम 50, इसमें मिनिमम टू बट मैक्सिमम नो लिमिट। ओनरशिप, फर्म कैनॉट ओन एनी एसेट्स, द पार्टनर्स ओन द एसेट्स ऑफ द फर्म। मतलब फर्म, अगर ये पॉइंट थोड़ा सा मैं इम्फेसाइज करूँगा, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये क्या कहना चाहता है, ओनरशिप ऑफ एसेट्स, ये कहना चाह रहा है कि पार्टनरशिप फर्म अपने नाम की प्रॉपर्टी एक्वायर्ड नहीं कर सकती है, बिल्कुल नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस जिसका इनेक्टमेंट 1932 के द्वारा हुआ हो, वो अपने नाम की प्रॉपर्टी हायर एक्वायर्ड नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वो भी पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस के पास सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाएगा, और जिसके पास सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, जिसके पास सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, वही फॉर्म ऑफ बिजनेस अपने नाम की प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है।
ये क्राइटेरिया ये फुलफिल करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपली ये पॉइंट ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ऑनरशिप ऑफ एसेट वाली पॉइंट, कि फर्म कैनॉट ओन एनी एसेट जबकि पार्टनर्स ओन द एसेट ऑफ द फर्म। ठीक है जी। LLP एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी एंड कैन ओन एसेट्स, मतलब अभी अभी बताया कि LLP एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, और जो सेपरेट लीगल एंटिटी होता है वो अपने नाम की प्रॉपर्टी अक्वायर्ड कर सकता है। हाँ जी। लायबिलिटी, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, जबकि LLP की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन। ठीक है जी। जहाँ तक उसने कंट्रीब्यूशन कर रखा होगा अंडर LLP, वहाँ तक ही उसका उस पार्टनर्स की लायबिलिटी होगी, किसके अंदर, अंडर LLP फॉर्म ऑफ बिजनेस। जबकि पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो मैंने आपको आज सक्सेसफुली डिलीवर कर दिए हैं। इफ़ इन केस अगर किसी भी प्रकार के हमारे जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, किसी भी प्रकार के जो ग्रीवियंसेस हैं वो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। कोई भी परेशानी जो स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग आप मेरे से व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हो, सो दैट कि आपको परेशानी ना हो। अगेन मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे व्यूअर्स एंड जो सब्सक्राइबर्स हैं, मैं सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ। इसी तरीके से हमारे वीडियो को प्रमोट करते रहिए, सो दैट कि हम अच्छे अच्छे लेक्चर लाएं और अपने जो व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं अच्छे से नॉलेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।